हर पुलिस वाला, हर प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनचाही पोस्टिंग चाहता है। अधिकारियों में वह क्षमता नहीं है तो कौन दूर करेगा? वह सरकार दूर करेगी। राजेंद्र प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान के मौजूदा मेंबर, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके श्री अमरेंद्र नाथ सिंह एडवोकेट। आप सीनियर एडवोकेट हैं और साढ़े तीन दशक से आप हाई कोर्ट की वकालत में हैं। और अच्छा यह है कि आप एक ऐसे परिवार से भी ताल्लुक़ रखते हैं जिनके पिता भी फ्रीडम फाइटर रहे, फिर पहली विधानसभा के मेंबर नॉमिनेट किए गए और हाई कोर्ट ने उनको सीनियर एडवोकेट का तमगा भी प्रदान किया। और आज जब हम बैठे हैं तब आज पूरे उत्तर प्रदेश का वकील हापुड़ में जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पुलिस के सिर फूटे, पुलिस के लाठियों से तमाम अधिवक्ताओं के, महिला अधिवक्ताओं के, अलग अलग लोगों के सिर फूटे, उनको चोट लगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता ज़्यादातर जिलों में आज न्यायिक कार्य से विरत हैं। हड़ताल शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि वकील हड़ताल पर रहते नहीं हैं तकनीकी तौर पर। मैं सिंह साहब आपसे जानना चाहता हूं कि जो घटना हुई है, ये घटना आपके वकालत के कार्यकाल में कोई पहली बार हुई है या बीते तमाम जो आपके अनुभव हैं इस तरह की घटनाएं वकीलों के साथ पुलिस जिस तरह से पेश आती रही है? ये हर साल किसी न किसी जनपद में होती आई है जी, और यह एक गंभीर विषय है। इस पे कई बार चिंतन हुआ कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी रहे, अधिवक्ता का जो गरिमामयी प्रोफेशन है, जो व्यवसाय है, उसका सम्मान रहे, प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन घटना होने के बाद आंदोलन होता है, कुछ दिन बाद फिर आपस में किसी स्तर पर जाके समझौते हो जाते हैं। तो जो सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए कि भविष्य में ऐसा न हो, इसमें कहीं न कहीं हमारी व्यवस्था फेल कर रही है। हाई कोर्ट जहाँ है प्रयागराज इलाहाबाद में, यहीं की ज़िले की अदालत में कुछ साल पहले एक वकील की हत्या हो गई, एक पुलिस के दरोगा ने हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर ये घटनाएं होती रहती हैं। आज जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जो मौजूदा इकाई है उसने कल एक प्रस्ताव पारित किया कि हम निंदा करते हैं और एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे। दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कोई एक्शन होगा, इसके पहले हुआ कभी? अवध बार एसोसिएशन ने भी कहा कि हम निंदा करते हैं, इसकी निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग करते हैं। तो ये जांच की मांग, एक दिन आप हड़ताल पर रहते हैं, एक दिन आप काम छोड़ देते हैं, एक दिन आप काली पट्टी बांधकर विरोध करते हैं, फिर किसी न किसी जिले में जैसा आप खुद कह रहे हैं ये घटना होती है। इसका स्थायी समाधान क्या होता है? स्थायी समाधान होगा भी क्या? देखिए, स्थायी समाधान के लिए जो संविधान के 3 स्तंभ हैं जी, और चौथे एक आप माने जाते हैं, पत्रकार, मीडिया जिसको कहते हैं, ये तीनों स्तंभ बैठ करके यह तय करें कि देश में इस तरह के जो विवाद उत्पन्न होते हैं उनके निराकरण, समाधान के लिए क्या है नीति। हर पुलिस वाला, हर प्रशासनिक अधिकारी अपनी मनचाही पोस्टिंग चाहता है। हम संविधान में कई बार चर्चाएं होती हैं कि हमें अधिकारों का वर्णन ज़्यादा है, कर्तव्यों के प्रति हम उतने समर्पित नहीं हैं। तो जिनके जिम्मेदारी है समाज के लॉ एंड ऑर्डर रखने की, समाज में समानता रखने के लिए, समय पे न्याय दिया जाए, इन सब के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वह यह बैठ करके सोचें कि ये घटनाएं जो होती हैं या जो भी असमानता के कारण होते हैं, विवाद के कारण होते हैं, उनका क्या समाधान है। क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तो हमारी सरकार या हमारे समाज या हमारे जो पूर्वजों ने भारत के आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में इस स्वतंत्र भारत की नींव रखी, उनका सपना पूरा नहीं होगा। हम भले ही चांद पे जा रहे हैं लेकिन ज़मीन की भी हकीकतों को देखना आवश्यक होगा और यह ज़रूरी है कि हर आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। सरकार तो नहीं चाहती है, कोई भी सरकार हो, कि ऐसे विवाद उत्पन्न हो, लेकिन अगर उसकी मशीनरी में कहीं कोई दोष है, उसके अधिकारियों में वह क्षमता नहीं है, तो कौन दूर करेगा? वह सरकार दूर करेगी। हम उनको चेता सकते हैं, हम अनुरोध कर सकते हैं,
लेकिन दूर तो करना सरकार का काम। ये जो हापुड़ वाली घटना हुई जी, इस पे आपको क्या लगता है प्रामा फेसिया की कौन दोषी हो सकता है या मुख्यमंत्री से कोई बात बहुत करने वाले हैं? साधारण सी बात थी। एक सिपाही की अभद्रता, उसका वकील और एक महिला वकील थी, उसके पिता दोनों ने उसका विरोध किया। उसमें कुछ वाद विवाद हुआ। सिपाही की पोजीशन बेटर थी, उसने जाके थाने पे महिला अधिवक्ता उसके पिता के खिलाफ FIR लिखा दी। अधिवक्ता 2-3 दिन से कह रहे थे कि इसका निराकरण करें। स्थानीय स्तर पर इसका 10 मिनट में निराकरण होता और होता आया है। जहां विवेक से काम लिया जाता है वहां हो जाता है निराकरण, लेकिन जहां अहंकार सामने आ जाता है तो वह इस तरह के विवाद को जन्म देता है। अधिवक्ता वहां के न्यायपूर्ण ढंग से एक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि साहब हमारी भी FIR लिखी जाए, ठीक है, दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बहुत ही सामान्य स्तर पर, निचले स्तर पर दोनों को बैठा करके ये समस्या का निराकरण हो सकता था। और कानून का कहना है कि अगर वो भी FIR लिखाना चाहते तो लिखी जानी चाहिए थी, विवेचना होती, दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होती। पुलिस वाला FIR लिखा दे तुरंत, साधारण आदमी या कोई भी VIP भी जाए अगर थाने पे FIR लिखाने, जिस तरह का अपमान महसूस करना पड़ता है FIR लिखाने में, अपनी बात कहने में, मैं समझता हूँ इससे पूरा समाज अनभिज्ञ नहीं है। मैं देख रहा हूँ लगातार उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अलावा भी और जगहों पर, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की खासकर आपसे आज बात कर रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 156(3) के तहत अदालतों के जरिए FIR दर्ज कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। जी, मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था भी लागू करते हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री बने या आगे बनेंगे, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी इच्छा रहेगी कि पुलिस को हम ताकत न दें या दें। पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था भी लागू हो गई। अब मजिस्ट्रेटों का काम भी करीब करीब उन जिलों में ख़त्म हो गया। अब पुलिस के पास ही सारे अधिकार कुछ जिलों में आ गए, इलाहाबाद उसमें शामिल है। कल एक घटना हुई यहाँ पर जिसमें एक छेड़छाड़ का विरोध करने पर पुलिस को बार बार कहा जा रहा था, उसका भाई पीड़ित बच्ची का कि छेड़छाड़ हो रही है, उसके बाद भी ना कोई एक्शन लिया। बीट का सिपाही गायब है, डिप्टी SP गायब है, CO गायब है। जो पुलिस की जो व्यवस्था है, जो पुलिसिंग व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश आपको दिखती है या ये बिल्कुल यूं ही बेलगाम रहेंगे? देखिए, सुधार की गुंजाइश का मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सन 2011, 12, 13 के आसपास जी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुए चयनों पे प्रश्न चिन्ह उठा था और उस समय के लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के विरुद्ध न्यायालय को संज्ञान लेकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्णय करना पड़ा। वो हटाए गए। आरोप यह था कि उन्होंने गलत तरीके से लोगों को निजी लाभ लेते हुए भर्ती कर लिया। ये भर्तियां क्यों हो रही हैं? सरकारी नौकरी का जो आकर्षण है वो आकर्षण सेवा का नहीं है कि हम देश की सेवा करेंगे। वो कहीं ना कहीं यह निश्चित रूप से आकर्षण है कि हम जाएंगे और अपने निजी हितों को साधेंगे, अपने परिवार के हितों को साधेंगे। यह मानसिकता जब तक रहेगी, आज जो पश्चिम के देश या जापान, रूस, यूरोप के देश प्रगत किए हैं, अपने उन्नत की ऊंचाइयों पे हैं, तो वो इसलिए नहीं है कि उनके यहाँ आयोग में इसलिए भर्ती होती है कि वो लूट करके रख लेगा। जिस तरह से लोगों के घर छापे पड़ रहे हैं, प्रशासनिक लोगों के घर, ये किधर हमें इंगित करती है यह व्यवस्था। इस पे चोट करने की आवश्यकता है। इस देश के आम नागरिक में स्वाभिमान लाने की आवश्यकता है, मन बदलने की आवश्यकता है, देश के प्रति समर्पण के भाव लाने की आवश्यकता है। ये जो एकेडमी है जो इनको ट्रेनिंग कर देती है, इनकी ट्रेनिंग अभी भी अंग्रेजों के कार्यकाल, यही मैं कहना चाहता था, सारी व्यवस्था अंग्रेज़ों की है। अभी मोदी जी ने और उन्होंने कहा कि हम अंग्रेज़ों के गुलामी के निशान मिटाना चाहते हैं। जी, ये होना चाहिए, बहुत आवश्यक है। भारत का अपना इतिहास है, अपना स्वाभिमान है, दुनिया को दिशा दिखाने वाला देश है। विभिन्न परिस्थितियों हमारे यहाँ लोगों ने आक्रमण किया, शासन किया, कई लोगों ने किया, फ्रेंच ने, डच ने, ब्रिटेन ने, मुस्लिम बाहर से जो आए, इन लोगों ने शासन किया। तो वो एक दुख की परिस्थितियाँ, वो विपरीत परिस्थितियाँ अब नहीं है। हमें अपने स्वाभिमान को देखना, समझना और जानना चाहिए। इस देश को गौरवशाली होने की आवश्यकता है, न कि
कौन किस जात का है, कौन किस धर्म का है, जब तक ये रहेगा हम आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं ये सब बातें रोड़ा रहेंगी। आज की जो स्थिति है, आज एशिया की सबसे बड़ी फ्रेटर्निटी है, आप उस बार के अध्यक्ष भी रहे हैं, काउंसिल के चेयरमैन भी रहे हैं। आज ये माना जाता है आप 10 रुपये भी लेते हैं, एक वादकारी से आप 10 रुपये वेलफेयर के लिए भी लेते हैं। आज़ादी के दौर से लेकर आज की तारीख तक जब हम बात कर रहे हैं, वकीलों ने ही अन्याय के खिलाफ या समानता के लिए लड़ाई छेड़ी है और उसको आगे बढ़ाया है। ऐसा मानते हैं कि जो आपकी हाईकोर्ट बार है वो एशिया की सबसे बड़ी बार है और वही प्रतिरोध की आवाज़ है। अगर सत्ता से कभी टकराने की ज़रूरत पड़ती है, सत्ता कभी बेलगाम होती है या कोई तंत्र बेलगाम होता है, तो आप सब आवाज़ ऊंची करते हो, आप पर भरोसा जनता का है, इसीलिए शायद आपको इतना सम्मान देश की जनता देती है। आज आप पर ये हमला होता है, एक नौकरशाही, एक ब्यूरोक्रेसी का एक तंत्र, ये इरादतन बार बार हमले होते हैं क्या कि वकीलों का मॉरल, उनकी डिग्निटी के साथ हमला किया जाता कि एक भरोसा ख़त्म हो, ये टूटे कहीं से, इनकी इतनी बड़ी यूनिटी है वो सतत प्रयास चल रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले एक लोहिया जी का आंदोलन हुआ 68-69 के दौर में, अंग्रेजी हटाओ जी, बच्चों में जागृति हुई, अंग्रेजी के खिलाफ आंदोलन हुआ। अब दुखद पहलू यह है कि वह जो आंदोलन था वह हमारे देश की भाषा और स्वाभिमान की तरफ ले जाता। उल्टा ये हुआ कि आज पूरे हिंदुस्तान पे अंग्रेजियत जिस तरह से हावी है वह बहुत ही निराश करता है कभी कभी और हमारे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। हम समझते हैं कि एक आम आदमी, हमसे बहुत से ऐसे वैज्ञानिक योग्य हैं, बहुत से ऐसे इतिहासकार योग्य हैं, शोधकर्ता योग्य हैं, डॉक्टर जो हिंदी में बड़े विज्ञ हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है उनका हिंदी, लेकिन एक मामूली अंग्रेजी जानने वाले को हम बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं। ये भी एक बड़ी विकृत मानसिकता का परिचायक है। भाषाई गुलामी भी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाने की होड़ है। सामान्य स्कूलों में अब हम आज तक अपना डिसिप्लिन नहीं, अनुशासन बना पाए हैं कि उसमें भी लोगों को विश्वास बढ़े। हम चाहते ही नहीं कि इस तरह से कैसे चले। बड़ा एक भ्रम की स्थिति अभी भी बनी हुई है देश में और बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। बहुत से लोग इस कार्य में समर्पित भी हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे शायद कि आज जो आपने न्यायिक कार्य नहीं किया पूरे उत्तर प्रदेश के तालुक में, खासकर हाईकोर्ट में, आपके हाईकोर्ट में न्याय की देवी के सामने एक बोर्ड डिस्प्ले होता है जिसमें रोज़ मुकदमों की पेंडेंसी आप दिखाते हैं। आज पेंडेंसी और बढ़ जाएगी। क्या आपको लगता है कि मतलब ये जो लंबित मुकदमे हैं कैसे ठीक हों, जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ हम बढ़ें, वकीलों के आचरण में कोई सुधार करना है, या जो भारत की न्यायिक व्यवस्था है इस न्यायिक व्यवस्था में कोई सुधार की गुंजाइश आप मांग करते रहे हो कभी, या आपको लगता है गुंजाइश की अगर कोई सुधार की ज़रूरत है जी अब इस समय तत्काल, तो सबसे पहले न्यायिक सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इस शर्त पे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पे कोई आँच ना आए। ठीक बात है। मुझे बड़ा उम्मीद थी 2015-14 में वर्तमान मोदी जी की जो पहली सरकार थी उसमें न्यायिक सुधार के लिए एक प्रयास किया गया और पूरे देश ने उस सुधार को सहमति दी। हाँ। न केवल सदन, दोनों सदनों ने, बल्कि राज्यों ने भी सहमति दी, उसको माना। सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका के माध्यम से वह निर्णय सरकार का पलट दिया गया। बिल्कुल। और कहा गया कि नहीं, जो सिस्टम चल रहा है वो ठीक है। ये कॉलेजियम जो चल, विशेष रूप से न्यायिक नियुक्तियों की संदर्भ में सवाल यह है कि कहीं न कहीं आम अधिवक्ता हमेशा आम नागरिक, आम जो वादकारी है, वह इस महंगी, जटिल और लंबे समय तक की प्रक्रिया को झेलने में सक्षम नहीं है, न हो सकता है। इसीलिए आप देखिएगा कि घूस का बाजार, अपराधियों का बाजार, अन्य जो साधन हो सकते हैं अपनी समस्या के निदान के लिए लोग अपनाते हैं, मजबूरी में अपनाते हैं। जी, इसको तोड़ने की आवश्यकता है। न्यायिक सुधार बहुत आवश्यक है। यह भी अंग्रेजों की ही व्यवस्था है और भारतीय व्यवस्था लाने के लिए न्यायिक सुधार पे अधिवक्ता समाज को खड़ा होना चाहिए, जिसमें हम लोग भी फेल कर रहे हैं।
जब ये आयोग बनाने की बात आई, न्यायिक सुधार करेंगे, जी। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां, कुछ अलग अलग वर्क फोर्स जो काम करते हैं, उसमें भी आरक्षण जैसी बातें ले आए कि इसमें भी आरक्षण लागू करें। इस तरह के विवाद भी पैदा हुए। क्या कोई समाधान दिखता है इसका? देखिए, साफ नियत से अगर काम किया जाए तो फिर प्रश्न चिन्ह नहीं उठते, लेकिन जब काम करने में नियत में कहीं खोट होगा, भेदभाव होगा, तो आवाज़ उठेगी। और अगर 70-75 साल में हम अभी तक अपने देश को स्वाभिमान और सक्षम नहीं बना सके हैं, एक बहुत बड़ी आबादी को, चाहे वो जिस जात धर्म की हो, तो यह कहीं ना कहीं संविधान की कमजोरी है, उसको सुधारने की आवश्यकता है। और इस पे सारे बुद्धिजीवियों को, मनीषियों को, विद्वानों को, विशेष रूप से मैं अधिवक्ता समाज जो हर चीज़ में जुड़ा है, एक गरीब किसान, एक गरीब मजदूर के हितों की रक्षा से लेकर के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हितों के लिए वह न्यायालय में आवाज़ उठाता है, सभी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। आज जो ये विवाद हुआ है जी, अगर आप वकील का मामला न होता, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई राजनीतिक दल उठाने वाला नहीं है कि कहीं कोई किसी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, उस पर इतना अफसरशाही हावी हो चुकी है कि लोग दब गए हैं। यह थोड़ा चिंता की बात है। ये जो 4 स्तंभ आप मानते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, और कार्यपालिका ही चारों तरफ अपने आप को सुप्रीम महसूस करने लगी। मैं बीते 100 मुकदमों का हवाला आपको दे सकता हूँ, जिस पर हमने और हमारी टीम ने एक अध्ययन किया कि अदालतों को बार बार ये भी कहना पड़ रहा है कि अफसर सुनते नहीं, नाफरमानी करते हैं, जानबूझकर करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में या और कई राज्यों में अफसर जानबूझकर एक अवज्ञा का माहौल बना रहे हैं। वो तब तक लड़ना चाहते हैं आपसे जब तक कि आप उनको जेल भेजने की आदेश ना हो जाएं, तब तक ये डिफेमेशन, मतलब उनकी जो नाफरमानी है, जो डिसओबे करने की जो उनकी आदत है, ये आदत कैसे ठीक कर सकते, कैसे काबू होंगे? काउंसिल के लेवल पर भी आप कुछ कर सकते हैं, बार के रूप में आप कुछ कर सकते हैं। बार काउंसिल या बार एसोसिएशंस हमेशा आवाज़ उठाते हैं जी, सेमिनार भी होते रहते हैं विभिन्न सामाजिक समस्याओं पे, सुधारों पे भी सेमिनार होती हैं, गोष्ठियाँ होती हैं। आवाज़ें देखिए हर वर्ग उठाता है। हाँ, अब प्रश्न ये है कि अदालत को निर्णय करना है। अदालत ने अगर यह चिंता जाहिर की है और करती आई है कि अफसरों पे लगाम लगनी चाहिए, उनमें सुधार होना चाहिए, व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, कार्यशैली में सुधार होना चाहिए। सरकार ने एक कानून बना रखा है कि लोग अपनी संपत्ति घोषित करें। अखबार में आता है कि कितने लोगों ने संपत्तियों को घोषणा नहीं की, उसके लिए भी रिमाइंडर देने पड़ते हैं, बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है। तो क्या ये इंगित नहीं करता है कि वह कहीं ना कहीं आदमी छुपा रहा है? और अगर एक अफसर किसी भी कानून की अवहेलना कर रहा है, वो न्यायालय के आदेश के साथ साथ समाज के नीति की भी अवहेलना कर रहा है, सरकार की नीति की अवहेलना कर रहा है और न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना कर रहा है, तो ऐसे आदमी को अगर हम सिर्फ वार्निंग दे करके छोड़ रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हम उसको दंडित नहीं कर रहे हैं, हम उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, बढ़ावा ही दे रहे हैं। जी, तो ये बढ़ावा की कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए। अब आप मानते हैं कि कठोर कार्रवाइयों का वक्त आ चुका है, केवल बातों से काम चलने वाला जी नहीं। जी, और चाहे हापुड़ की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की घटना हो, तत्काल दंडात्मक कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। और एज अ काउंसिल के एक्स चेयरमैन, मौजूदा सीनियर एडवोकेट की हैसियत से आप मुख्यमंत्री से कोई मांग करना चाहेंगे क्या? मुख्यमंत्री से बार काउंसिल ने प्रस्ताव पारित किया है कि वहाँ पे एक्शन लिया जाए। मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री तो रोज ही कार्रवाई कर रहे हैं। वो तो इस विशेष घटना को लेकर वर्तमान में विकास और लॉ एंड ऑर्डर का जो सामंजस्य मुख्यमंत्री ने बैठाया है, और मोदी जी ने भी उसमें बहुत अहम भूमिका एक संरक्षक के रूप में निभा रहे हैं प्रदेश में, तो ये तो हो रहा है काम जी, बहुत पटरी पे आई है बात। लेकिन आबादी भी इस प्रदेश की बहुत है। इतनी बड़ी आबादी को मैनेज करना, और जो 25-30 साल का अनुशासनहीनता जो पैदा हुई थी,
उसको भी नियंत्रित करना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि सरकार कठोर कदम उठाएगी, जो न्यायोचित निर्णय लेगी जी और बिल्कुल जो वहाँ पे घटना हुई है उस पर उनका एक संदेश जाना चाहिए दूरगामी। इलाहाबाद अब लीगल हब बन गया है। जी 2-2 यूनिवर्सिटियाँ राज्य में बन रही हैं लॉ की। नए एडवोकेट 5-5 साल की पढ़ाई करके आ रहे हैं। तो जो नई पीढ़ी आ रही है आपकी, उस जनरेशन को आप कुछ संदेश देना चाहते हो कि उनको कैसे काम करना है? ये वकालत की दुनिया, न्याय की दुनिया कैसी है? देखिए, मुझे लगता है राजनीति, किसानी और वकालत ये तीनों सबसे कठिन विधाएं हैं जीवन में। और आपने प्रयागराज की बात की है। प्रयागराज को तीर्थों का राजा माना जाता है, यह तीर्थराज है। और यह शिक्षा का भी तीर्थराज है, धर्म का तो है ही है तीर्थराज, और न्यायपालिका का भी तीर्थराज है। आज़ादी के आंदोलन का भी यह तीर्थराज है जी। सो आज जो स्वाधीन भारत में हम सब स्वाभिमान से सांस ले रहे हैं, वह भी उसका भी यह केंद्र बिंदु रहा है। और जो आने वाली अधिवक्ताओं की नई पीढ़ी है, मेरा एक ही संदेश है, उनसे निवेदन है कि बहुत सोच समझ करके अगले 5 साल त्याग की भावना से, बिना किसी आशा के अगर वह आ सकते हों तो इस व्यवसाय में आए, क्योंकि इसमें भी भीड़ बढ़ रही है। हमारे यहाँ पंजीकरण में कोई बहुत अवरोध नहीं है। जो एक ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम के रूप में हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने व्यवस्था की है परीक्षण की, वह भी मैं समझता हूँ बहुत कारगर नहीं है। लॉ कॉलेजेस की भी बाढ़ हो गई है। इस पे एजुकेशन की क्वालिटी पर भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से हम लोगों ने कहा भी है, निवेदन किया है कि गुणवत्ता पे ध्यान दिया जाए विधि शिक्षा के। तो ये तो हमारी जिम्मेदारी है, हम लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा गंभीरता से निभाने की आवश्यकता है, जिससे कि अच्छे, योग्य और समर्पित लोग विधि व्यवसाय में आए, सिर्फ रोजी कमाने नहीं आए। क्योंकि यह एक ऐसा व्यवसाय है कि आजीविका के साथ साथ आप समाज की जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं, समाज की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रतिनिधित्व करते हैं। सिंह साहब, उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे अधिवक्ता आपके अदालतों में आ चुके हैं काम करने के लिए, जिन पर तमाम सारे बाद में आपराधिक मुकदमे निकलते हैं। तमाम सारों ने झूठ के आधार पर नौकरियां कर ली, शादियां कर ली, सरकारी वकील ही बने, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे बाद में जाहिर हुए। कुछ लोगों को आपने काउंसिल से दंडित भी किया। इस समस्या का कोई स्थायी समाधान दिखता है काउंसिल में? बार काउंसिल ऑफ इंडिया जी जो गठित संस्था है, वह अधिवक्ता अधिनियम सन 1961 के अंतर्गत है। कोई भी कन्विक्टेड, सजा याफ्ता अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता। या अगर कोई अधिवक्ता बाद में सजा होती है उसको न्यायालय द्वारा जी, तो उसका पंजीकरण निरस्त होगा। यह एक पहलू है। ठीक है। यदि व्यावसायिक दुराचरण या अन्य दुराचरण में कोई अधिवक्ता आता है तो उसके लिए राज्य की बार काउंसिल अंतर्गत धारा 35 अधिवक्ता अधिनियम ट्रायल करती है। उनको अगर पाया जाता है तो उनका लाइसेंस निरस्त किया जाता है। यह तो एक कानूनी प्रक्रिया है। अब अगर कोई अन्य व्यवसाय में लिप्त है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, इसके लिए भी हमारे यहाँ प्रावधान है। हम लोग समय समय पर बार एसोसिएशन से मांगते भी हैं कि आपके यहाँ अगर ऐसे आपराधिक तत्व हैं उनकी लिस्ट भेजिए। यहाँ पे बार एसोसिएशंस भी बहुत संकोच में रहते हैं कि अपने स्थानीय लोगों के दबाव में रहते हैं कि वो भेजने में संकोच करते हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी आता है अगर ऐसा प्रकरण तो बार काउंसिल कार्रवाई करती है और बहुतों के खिलाफ चल भी रही है कार्रवाई। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसी को निराकरण करने के लिए वेरिफिकेशन का नियम बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देशों के अनुसार बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक वेरिफिकेशन का नियम बनाया कि जो व्यक्ति वास्तव में अधिवक्ता के रूप में कार्यरत है उसी का पंजीकरण मान्य हो। ठीक है। वह एक प्रक्रिया है। 5 साल हो गए, अब फिर से पुनः शुरू होने वाली है।
तो हमेशा प्रयास रहा है कि व्यवसाय की गंभीरता, उसकी शुचिता और सम्मान की रक्षा की जा सके, और इस तरफ हम लोग प्रयासरत भी हैं। जब आता है प्रकरण संज्ञान में तो कार्रवाई भी होती जैसे है। किसी सामान्य नागरिक को ये पता लगे कि उसके पड़ोस में रहने वाले वकील साहब आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, तो क्या वो सीधे आपके यहाँ शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। कैसे, क्या रास्ता, उसका तरीका क्या है? हम शिकायत करना चाहें, कोई आम आदमी शिकायत करना चाहे तो? कोई भी व्यक्ति किसी के व्यावसायिक या अन्य दुराचरण, जी, जरूरी नहीं है कि वह किसी का क्लाइंट से ही कोई दुराचरण हुआ हो, अपने मुवक्किल से, जी, अन्य दुराचरण में भी ऐसी गतिविधियां आती हैं जहां कोई प्रभावित व्यक्ति, विक्षुब्ध व्यक्ति बार काउंसिल में शपथ पत्र के माध्यम से एक फीस है जमा करके वह शिकायत कर सकता है। वह यहाँ की 3 सदस्यों की एक अनुशासन समिति होती है, वह उसको सुनवाई करती है, दोनों पक्षों को निर्णय लेती है। सुन रहे थे बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन सीनियर एडवोकेट अमरेंद्र नाथ सिंह जी को। मेरे मन में 3, 4, 5 जो सवाल थे मैंने सिंह साहब से किए। आपके मन में भी कोई अगर सवाल है तो आप हमारे फेसबुक पेज पर आकर हमसे वो सवाल लिख सकते हैं। और ये पहला चरण है जब हम सिंह साहब से बात कर रहे हैं। आपके जो सवाल होंगे विधि के छात्रों के, उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता समाज के या आम नागरिक समाज के, उन सवालों का भी स्वागत है। और मैं आपके इसी ऑनलाइन सिंह साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी सवाल हमारे पास जनता की तरफ से आएंगे, मैं उनका उत्तर भी आपसे बिल्कुल लेने आऊँगा और उम्मीद करता हूं कि आप सहर्ष उनका ये मेरा उत्तर नैतिक देंगे। दायित्व है। थैंक यू वेरी मच सिंह साहब, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद।